सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई हो गए हैं, लेकिन पीछे से बीजेपी कई मामलों में फंसती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा मामला तो संविधान बदलने और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का ही है, जिस पर पिछले शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में बीजेपी विपक्ष के आगे पस्त हो गई और अब इस बार फिर वही हालात बन रहे हैं कि विपक्ष बीजेपी पर हावी हो गया है। दूसरी तरफ दिल्ली की जीत पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को ईवीएम का डेटा डिलीट न करने का जो निर्देश दिया है उसमें बीजेपी परेशान हो सकती है। आप जानते हैं कि विपक्ष ने हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली या उससे पहले लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें भी जब भी ईवीएम में छेड़छाड़ का मामला उठाया तो चुनाव आयोग की जगह बीजेपी अक्सर जवाब देती हुई दिखी कि विपक्ष हार स्वीकार नहीं कर रहा है और आरोप लगा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, उसके बाद बीजेपी किस तरह चुनाव आयोग का बचाव करेगी ये देखना होगा। इधर संसद में भी बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में आज फिर फंस गई है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने संविधान की कॉपीज को, प्रतियों को लेकर और उससे इलस्ट्रेशन जो है उसमें उसको हटाए जाने का मुद्दा उठाया। जो चित्रकारी उसमें की गई है उसको हटाए जाने का मुद्दा उठाया। देखिए, ये बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी की इसमें कोशिश थी कि इसमें वो कांग्रेस को फंसाए, लेकिन वो खुद ही फंस गई है, क्योंकि फिर विपक्ष के सांसदों ने भी बताया कि संसद की तरफ से जो कॉपी संविधान की उपलब्ध कराई जा रही हैं वो मूल प्रति के समान नहीं है। संविधान की कलाकृतियों को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि बीजेपी जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। संविधान बदलने के मुद्दे पर फिर समूचे विपक्ष ने आपत्ति जताई और नौबत वॉकआउट की हो गई। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है, जरा एक छोटा सा नमूना देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ साहब लंबा चौड़ा भाषण दे दिए। जगदीप धनखड़ साहब कहीं से नजर नहीं आते हैं कि वो राज्यसभा में सभापति हैं और कहीं से नजर नहीं आते हैं कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। सीधे सीधे वो बीजेपी के सदस्य नजर आते हैं और पार्टी लाइन से बाहर अभी तक जगदीप धनखड़ साहब नहीं निकल पाए हैं शायद। लेकिन सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जगदीप धनखड़ को यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। सर प्लीज आप पेशेंटली नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है। वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? 2014 आफ्टर ईवीएम स्कैम, नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो डेमोक्रेसी, 142 કરોડ પબ્લિક પબ્લિક જાણે છે, તમે બધા તમારા કરતૂતો જાણે છે, એટલે તમે તમારું છે ને ઈવીએમ નું ડબલું ચલાવી રાખો, ભગવાન માફ નહીં કરે। तो देख लिया आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को कितनी देर तक स्क्रीन पर नहीं लाया गया ये भी आपने देख लिया।
खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में एक ट्वीट करके बीजेपी की मंशा को जाहिर किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसको देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, संविधान में जो 22 इलस्ट्रेशंस हैं वो महात्मा गांधी जी के कहने पर मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस जी ने बनाए थे। चित्रों के साथ अद्भुत कैलीग्राफी का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा किया गया था, जिन्होंने भुगतान के बदले में नेहरू से पूछा कि क्या वो पांडुलिपि में उनके नाम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उस पर नेहरू जी सहमत हो गए। उनका उपनाम प्रेम पांडुलिपि के सभी पृष्ठों पर दिखाई देता है। संविधान हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ने बनाया है। आम जनता की सहूलियत के लिए जिन्होंने भी संविधान की प्रतियां छापी हैं, उन्होंने कैलीग्राफी और इलस्ट्रेशंस के बजाय उसके मूल्यों को तवज्जो दी है। यही संविधान के रचनाकार हमारे महान पूर्वज भी चाहते थे। यही दशकों से चला आ रहा है। बाबा साहेब ने ये तक कहा था, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। यानी वे संविधान के मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। मोदी सरकार ने पिछले 10.5 वर्षों में संविधान के हर मूल्य की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। तभी लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने उन्हें सबक सिखाया और 400 पार से दूर रखा। इससे पहले हमने देखा कि भरी संसद में किस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके भारत के संविधान शिल्पी का अपमान किया था, इस देश के वंचितों का अपमान किया था। ये बात यहां पर लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खैर, इधर आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त प्रहार किए। महाकुंभ में गड़बड़ी से लेकर हथकड़ियां पहनाकर भारतीयों की वापसी और किसानों की आय समेत कई मुद्दे अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाए। अखिलेश यादव का एक शानदार भाषण था आज लोकसभा में। आइए जरा सुनिए उसकी एक छोटी सी बानगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। Ever wondered what your home looks like from space? Enter your address and get a 360-degree satellite view of your home. भी जो लोग आए थे वहां से, जो डिपोर्ट किए गए हिंदुस्तानी अमेरिका से, उनकी हाथों में हथकड़ियां थी, पैर जकड़े हुए थे, कमर में भी जंजीरें थी। इसलिए ये बात यहाँ रख रहे हैं कि हीरा तो आप लेके गए थे अमेरिका जब पिछली बार गए थे, लेकिन इस बार आप सोने की जंजीर लेके जाइए। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। दरअसल एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम की जली हुई यानी बर्न्ट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि ये विरोधात्मक नहीं है। अगर यानी विरोध करने वाला नहीं है, अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि छेड़छाड़ नहीं हुई है। आपको बता दूं कि रिजल्ट पर संदेह या शक की स्थिति में ईवीएम के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें ये निर्देश दिया गया। आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे। वोटर लिस्ट स्कैम, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली 100% हार्ड ट्रूथ रिपोर्ट, साथ ही वोटर लिस्ट थ्री स्टेट देने की मांग चुनाव आयोग से की। हाल ही में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। तब भी बीजेपी के लोग चुनाव आयोग का बचाव करते हुए दिखे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का
को चुनाव आयोग को मानना होगा और ईवीएम का असली डेटा ही बरकरार रखना होगा, और यह विपक्ष की बड़ी जीत कही जा सकती है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दिया है, उसमें यह है कि साफ साफ आप अगर कोई रिकाउंटिंग या ऐसे डेटा को देखना चाहता है, रीवेरिफिकेशन चाहता है, तो इसकी जो आपने कीमत लगाई है 47,500 रुपए, उसको आप कम कीजिए, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगली सुनवाई इसी मसले पे होगी, लेकिन 3 मार्च को होगी। वहीं संसद में भी बीजेपी आज संविधान के मुद्दे पर जिस तरह घिर गई है, उसके बाद ये जो सेशन है, सत्र के आने वाले दिनों में बीजेपी खुद को कैसे बचाएगी, ये देखना होगा। इधर राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ जिस तरह खड़े हो रहे हैं, उससे भी जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ऊपरी तौर पर कितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से उसकी दरारें बढ़ रही हैं। तो आइए दोस्तों, क्या आज ये समझेंगे कि क्या मोदी अपने दरकते किले को बचा पाएंगे? संविधान बदलने के नाम पर कैसे भाजपा घिरी हुई है, चले थे कांग्रेस को घेरने और खुद घिर गए। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इन सब पे चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 बीजेपी नो विनर, ओनली ईवीएम शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। 2014 आफ्टर कांग्रेस गवर्नमेंट जुड़ चुके हैं, उनका बीजेपी स्कैम गवर्नमेंट, उनका भी कुछ साथी और जुड़ेंगे, नॉट पीएम, ओनली ईवीएम। और इंडिया हैव लास्ट 10 years नो पीएम। सबसे पहले संविधान की बात करें, ईवीएम की बात भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे, लेकिन संविधान पे आज मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल अलग प्रहार में नजर आए। और इधर धनखड़ साहब को क्या हो गया? क्या पार्टी लाइन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो? कांग्रेस संविधान के ऊपर जो है किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी इसीलिए हमेशा अपने हाथ में संविधान रखते हैं, और उनका अपने हाथ में संविधान रखना, हर जगह संविधान की बात करना, यही बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही तेवर के साथ में ये बात बताई कि संविधान जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया था वही रहेगा और उसी को रहना चाहिए। लेकिन खड़गे जी उनकी बात लेकिन धनखड़ जी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई अपमान ही नहीं हुआ है, संविधान की कोई बात ही नहीं है। खड़गे जी यही बता रहे थे कि बीजेपी के सांसद ने जिस तरह से इलस्ट्रेशन के ऊपर सवाल उठाए हैं वो निहायत ही गलत हैं। वो गांधी जी के कहने पे बनाए गए थे। वो नंदलाल बोस बहुत बड़े चित्रकार थे, अंतरराष्ट्रीय फेम के चित्रकार थे। आज भी उनकी कलाकृतियां दुनिया में उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो ये जो है संविधान पे सवाल इसीलिए बार बार उठाती है बीजेपी कि वो संविधान को आज तक जो है स्वीकार नहीं कर पाई है। खड़गे जी ये भी बताते हैं कि किस तरह से 47 के बाद से जब से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और 1950 में वो बना, भाजपा लगातार, उस समय आरएसएस थी, आरएसएस उसका संगठन हुआ करता था, आरएसएस उसकी मात्र संस्था थी, वो किस तरह से संविधान का विरोध करती रही है। तो संविधान के ऊपर कांग्रेस किसी भी तरह चुप नहीं बैठेगी। और आज ये बताइए शकील जी, हुआ क्या हुआ इतना, और फिर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल वॉकआउट कर गए, और क्या लंबा चौड़ा भाषण था इनका? जरा धनखड़ साहब क्या कर रहे थे? और थोड़ा चूंकि आप थे इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं सदन के अंदर जो चल रहा था। धनखड़ साहब बिल्कुल खड़गे जी को सुनना ही नहीं चाह रहे थे। धनखड़ साहब जो बात से पहले बीजेपी के सांसद कह गए थे उसी को अंतिम मान के कि ये इलस्ट्रेशन अब बदल देना चाहिए, इन इलस्ट्रेशन की जो जरूरत अब संविधान के अंदर जो मूल कॉपी है उसमें अब जरूरत नहीं है। धनखड़ जी यही, खड़गे जी यही कह रहे थे कि वो बदले नहीं जा सकते हैं, वो मूल चीज है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान अपनी भावनाओं के अनुरूप नहीं रहा तो मैं सबसे पहले उसको जलाने वालों में हूंगा। बर्न शब्द का उपयोग किया था उन्होंने, बहुत खतरनाक शब्द का उपयोग किया था कि मैं संविधान को बंद कर दूंगा। तो धनखड़ जी जो है वो तो संविधान के बारे में, अंबेडकर के बारे में, अंबानी के बारे में, अडानी के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने तो अपने आप का जो उनका एक मात्र जो उनकी महत्वाकांक्षा है, एकमात्र जो रास्ता है
कि किसी भी तरह मोदी जी को खुश करना, और वो उसी लाइन पे पूरी की पूरी तरह चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो खड़गे जी ने उनकी कोई बात सुनी नहीं, और उन्होंने कहा कि जब उनका बोलने के लिए मुझे अलाउ कर चुके हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, तो तेरी पूरी बात आपको सुनना पड़ेगी। दूसरी बात, आज जो है लोकसभा में बजट के ऊपर अखिलेश ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने भगदड़ के आंकड़े पेश करने की मांग करी, वो आपने उनकी बाइट सुनाई है कि सोने की जंजीर लेके जाना, वहां पे आप हीरा लेकर गए थे, और जो अब किसी आ रहे हैं उनको आप जंजीरों से बांध के अपने साथ ही लेके चले आना। उन्होंने खेती की बात करी, आवारा पशुओं की बात करी, जो प्रधानमंत्री ने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि मेरे पास इसका एक उपाय है, मैं करूंगा। उन्होंने कहा है वो उपाय। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो करी कि आप जो है कृषि के लिए क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप। आलू के दाम आज जमीन पे गिर गए हैं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। इसी तरह मनीष तिवारी ने 7,25,000 लोग वहां पे अवैध प्रवासी हैं अमेरिका के अनुसार, उन्होंने कहा, और उनमें से उन्होंने कुछ लोगों को वापस डिपोर्ट करने की तैयारी कर दी है। मनीष का सवाल था क्या वो हथकड़ी बेड़ी के साथ आएंगे। तो आज जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कांग्रेस ने जो है बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। और एक इसके साथ और बता दें, क्योंकि नीचे आपके यहाँ चल रहा है पश्चिम बंगाल की खबर की ममता बनर्जी अकेले लड़ेगी, तो एक टीएमसी के लिए झटका है। अभिजीत मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी के बेटे थे, वो टीएमसी में चले गए थे, वह कल जो है वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो बहन है शर्मिष्ठा मुखर्जी, वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, मोदी जी की तारीफ करती है और कांग्रेस पर जो चाहे वो आरोप लगा रही है। तो ऐसे में अभिजीत मुखर्जी का कांग्रेस में वापस आना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, अभिजीत मुखर्जी का वापस आना कांग्रेस पार्टी में ये बड़ा संकेत है। और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन उससे पहले बिहार का चुनाव होगा और अगले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा। इसी वक्त अगले साल जब हम चर्चा करेंगे तो शायद पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि असम में भी चुनाव है। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है उस वक्त केरल में, तमिलनाडु में और गोवा में भी चुनाव होंगे। 5 राज्यों के चुनाव होंगे उस समय। बहुत ही मजेदार होगा अगला साल यही महीना। लेकिन उससे पहले बिहार में जो कुछ होगा उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। धीरे धीरे खबरें बिहार की तरफ शिफ्ट होंगी, ये भी तय मानिए। लेकिन उससे पहले संविधान को लेकर जो चर्चा लगातार हो रही है और संविधान बदलने की बात कौन करता रहा, और फिर से, और अब जब 22 रजिस्ट्रेशन है उसमें उसको बदल दिया गया है, ये कहकर बीजेपी कैसे खुद फंस गई और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव कुमार चेकआउट आफ्टर इलेक्शन, संसद के अंदर नो डेमोक्रेसी 2014 आफ्टर ओनली ईवीएम स्कैम गवर्नमेंट 4000 स्कैम। पहले उनको सुनते एक बार फिर। और हमारे साथ 2 और वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जल्दी से सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, सीधा संविधान पे चर्चा और अपनी बात रख रहे हैं बहुत नाराजगी के साथ। Pay attention if you want. मैं आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं। और कॉपी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बटी है, ये कॉपी उड़ीसा के विधानसभा में बटी है, और उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद इन सारे शब्दों से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, हटाया गया है, नहीं है उसमें। और इसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ है, उड़ीसा की विधानसभा में भी हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी उठे थे सवाल। अब इस प्रश्न को राष्ट्रीय सदन में, देश के सर्वोच्च सदन में ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठा रहे हैं। हमेशा सरकार इस बात से मना कर रही है कि वो संविधान बदलना नहीं चाहती, लेकिन व्यवहार में ये दिखता है कि वो संविधान ही बदलना चाहती है। और इसी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वो तमाम उदाहरण दिए, अपनी भी बाइट भी दिखलाई और ये बताया कि संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
अफसोस की बात है कि आवाज दबाई जा रही है। सदन जो है, स्पीकर जो चेयर पर बैठे हैं पीठासीन, वो कह रहे हैं, मान ही नहीं रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को ही नहीं मान रहे, सिरे से खारिज कर रहे हैं। जबकि ये प्रश्न किसी के खारिज करने से खारिज नहीं हो जाता। अब इन बातों की, उन उदाहरणों को कोई बदल सकता है क्या कि जो यूपी और उड़ीसा का हमने उदाहरण दिया? तो ये एक सच्चाई है जिस पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, और हर स्तर पर ये संविधान को की अनदेखी करना लगातार दिखता रहा है, जिस पर कांग्रेस बात उठाती रही। अब आज कांग्रेस ट्रुथ, जैसे आप खबर भी चला रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव प्रक्रिया को लेकर के जो बात उठाई है, ये बात भी तो संविधान का मखौल उड़ाना ही जैसा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुका कि भाई आपको ईवीएम की गिनती, ईवीएम से जब भी सवाल उठेंगे तो बर्न्ट मेमोरी जो है उसकी जांच करने का अधिकार उम्मीदवार को देना है, और वो पैसा जमा करेंगे और वो आप गिनती कराएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने दरकिनार कर दिया, एसओपी में उस बात का जिक्र नहीं किया, और जब प्रत्याशी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से तो उनको मॉक पोल और उनको ईवीएम दिखाया जा रहा है। तो ये भी क्या है, संविधान पर ही चोट है कि संविधान ने जिस चुनाव आयोग को बनाया और जो लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी दी, चुनाव आयोग सिस्टम वेरी बैड सिस्टम हट रहा है। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो लगातार सवाल उठाए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मैं क्या करूंगा, मेरी जरूरत क्या है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर तय कर लें। तो ये प्रश्न, सारे प्रश्न जुड़ते हैं, संविधान से जुड़ते हैं, चाहे वो देश में बराबरी का सवाल हो, चाहे वो संविधान के पन्नों को, शब्दों को मिटाने का सवाल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन नहीं करने के प्रश्न हो। इन सारे प्रश्नों पर सरकार घिरती नजर आ रही है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, नहीं दे पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, इधर संविधान पे चर्चा, उधर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर गला दबाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर, और इतना ही नहीं, 47,500, जहां तक मुझे ध्यान है, हो सकता है कि वो ऊपर नीचे हो, 47,500 रुपए पर वेरिफिकेशन। अगर आप 20 अलग अलग ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए कह दें तो वो 47,500 मल्टीप्लाई इंटू 20 हो जाता है। कैंडिडेट एक तो पहले बेचारा हार गया, दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया, और उसके बाद आप इतने पैसे ले रहे हो, फिर कोई गारंटी नहीं। उसमें कहा गया है कि अगर आपकी बात सही रही तो फिर वो पैसे आपको वापस हो जाएंगे, सही नहीं रही तो पैसा जमा हो जाएगा। तो लेकिन ये पैसा, ये तय किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों तय की? काउंटिंग के लिए पैसा नहीं होना चाहिए। तो एक इस पे भी बात है। दूसरी बात है, ईवीएम के जो डाटा हैं उसको पहले भी कहा गया था, 23 मार्च 2024 को यह आदेश हुआ था कि डाटा आप रखेंगे, काउंटिंग ऑफ द डेमोक्रेसी रखा। अब फिर से निर्देश दिया गया है, 3 तारीख को नो वेट ऑफ द मनी। सुप्रीम कोर्ट में मामला, दूसरा संविधान का मामला, देश के सबसे बड़े कोर्ट जो संसद कहलाता है, उसमें आखिर चल क्या रहा है? प्रशांत जी, संविधान की बात से बात शुरू करते हैं राजीव जी, क्योंकि संविधान को लेकर बीजेपी बहुत डिफेंसिव है और वो किसी न किसी ढंग से विवाद करना चाहती है। आज जो विवाद वहां पहुंचा है इलस्ट्रेशंस का, ये फेक न्यूज बहुत समय से घूम रही है इंटरनेट पे और कई बार इसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है। 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक कि देखिए, जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको संविधान सभा ने नहीं पास किया था, ये तो बाद में बनाए गए हैं। और उन इलस्ट्रेशंस में क्या है, उसमें रामायण के बारे में है, उसमें गीता के बारे में है, उसमें बुद्ध के पहला उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को, वो है, उसमें गुरु गोविंद सिंह है, उसमें अकबर का कोट दिखाया गया है। बहुत सारे भारतीय और
हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सील्स है उसमें। तमाम भारतीय जो इतिहास है उसकी एक झलक है। और वो संविधान की मूल कॉपी जहां धनखड़ साहब बैठे उससे कुछ दूरी पर पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी हुई है, और जिसको प्रिजर्व करने का काम CSIR ने किया है। वो मूल कॉपी वहां है। अब सवाल ये कि प्रिंटिंग के लिए पेपर कम लगे, प्रिंटिंग कैसे करनी है, वो एक अलग सवाल है। बिना मतलब का एक विवाद है, और उसमें धनखड़ जी को जानकारी, धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। अगर और पार्लियामेंट में सभापति हैं जी। उनको अगर ये नहीं मालूम है या उसको इग्नोर कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ही वो मूल कॉपी रखी हुई है शीशे के केस में जी, तो वो फिर इसको इग्नोर कर रहे हैं और ये जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। सरकार पर आरोप लगता है तो जगदीप धनखड़ जवाब देने आते हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगता है तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने आते हैं। मतलब अजीब सा, इसको कहा जाए कि अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी चल रही है इस देश में। अंधेरी नगरी गंडू राजा, अजीब हाल है। गौडो राजा, ईवीएम राजा, ईवीएम स्कैम राजा। दुरुपयोग हो रहा है। जगदीप धनखड़ ही जिस लास्ट 10 ईयर इंडिया हैव नो पीएम, जिस तरीके से उनका कॉन्डक्ट है, व्यवहार ईवीएम पीएम, स्कैम पीएम, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, जीडीपी गॉन, वही संविधान की मूल भावना के विरुद्ध प्रे टू गॉड सेव नेशन। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अब देखिए। करेंगे आप संविधान में जो लिखा उसका तो पालन कीजिए। बिल्कुल। अगर की इलेक्शन कमीशन जो संविधान के आर्टिकल 348 के तहत बना है, वो अगर अपना काम संवैधानिक तरीके से नहीं कर रहा है तो संविधान की अवहेलना है। धनखड़ साहब जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तो क्या वो संवैधानिक तरीके से गवर्नरशिप चला रहे थे? वो संविधान की अवहेलना है। या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये कहे कि फैसला लिखने की प्रेरणा उसको संविधान से नहीं, उसको सीधे भगवान राम से मिली है, तो ये संविधान की मूल भावना का अपमान है। बिल्कुल। तो संविधान को लेकर बीजेपी परेशान है। वो चाहते हैं कि विवादों में रहे और लोगों में एक जनमत जो है वो तैयार करने की एक कोशिश की जा रही है कि ये संविधान को बदला जाए। ये इसमें चुनाव भी हार गए, मेजॉरिटी नहीं आई, 300 पार नहीं हुआ, उसके बावजूद वो इरादा संविधान को विवाद में खड़ा करने का बना हुआ है। अब जो बात है इलेक्शन कमीशन की, ईवीएम की और सुप्रीम कोर्ट की, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि 45,000 47,000 जितने भी पैसे पे वो ईवीएम के इंस्पेक्शन की बात हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कॉस्ट लगा दे। कॉस्ट क्यों लगाई जाती है? कि नॉन सीरियस लोग उसको ना मांगने लग जाए, तो थोड़ी एक टोकन प्राइस लगाई जाती है। जैसे किसी पार्क में 15 रुपए की एंट्री फीस होती है कि सब लोग ना चले जाएं, तो अब वो टोकन मनी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो 45,000 या 40,000 रुपए देकर इंस्पेक्शन हो रहा है ईवीएम का, वो पोलिंग डेटा का इंस्पेक्शन नहीं है। वो मॉक पोलिंग कराएंगे। वो मॉक पोलिंग को बताएंगे, मॉक पोलिंग से दिखाएंगे कि देखिए ईवीएम में जो डेटा डाला गया वो निकला, जो पोलिंग शुरू होने के पहले हर पोलिंग बूथ में होती है। तो यानी कोई हारा हुआ कैंडिडेट, अब वो ईवीएम जो उसके यहाँ डिप्लॉय थी या नहीं थी, उसको उसकी मॉक पोलिंग कराने के लिए 40,000 रुपए देगा। ये राजीव कुमार कर गए। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और ये भी कहा है कि इसके पैसे भी कम करवाएंगे। नहीं, डेमोक्रेसी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नो मनी। प्रोसेस को लेकर डेमोक्रेसी इज द राइट ऑफ द कैंडिडेट। इसका दायरा बढ़ाना नो नीड 1 सेंट, 1 मनी, 1 पेनी। कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को
सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिन करे। गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इलेक्टोरल रोल का ऑडिट कैसे हो, और वो ऑडिट में अगर गड़बड़ पाया जाता है तो क्या हो। डेमोक्रेसी फॉर इलेक्टोरल रोल का ऑडिट इलेक्शन इंक्वायरी ओनली फ्री, नो अमाउंट, और उसका नो मनी verification प्राइस। का एक सिस्टम होना चाहिए। और तीसरा, जो पैसे खर्चा है, चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला है, चुनाव आयोग, ये तमाम नॉट चुनाव आयोग, इलेक्टोरल चुनाव रिफॉर्म के आयोग मामले हैं, चुनाव लगाने का सबको काम करता है क्लब सारे करके देश को। सुप्रीम कोर्ट को लंबी इसमें सुनवाई करनी ईवीएम चाहिए, ड्रामा इलेक्शन, ताकि ये बड़े सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन वहां से आ सके। अगर देश में वो सरकार ही नहीं चुनी जा रही देश खलास जिसको हो लोग जाएगा। वोट दे रहे हैं, तो ये संविधान की अवहेलना है। संविधान तो 10 साल से गया है। Really have enough money in retirement? सही कह रहे हैं, संविधान की अवहेलना है। अगर आप सरकार, और उसमें भी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लगातार ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और ये भी मामला भी है पहुंचा हुआ ऑलरेडी, जिसमें चीफ पहले भी आया था, चंद्रचूड़ फूट गया था। मामला ये भी पहुंचा हुआ है। एक सीजेआई जो गोंगोई, चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ राजीव इंडिया, कुमार, जो अकबर नवरत्नो होते थे, 3 सदस्यों में धनखड़, से एक, उनको गनगढ़, हटाकर सरकार ने अपने किसी नुमाइंदे यानी कि खुदी शाह, मिनिस्टर को रख लिया है। अब वो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हो, उनके साथ में कानून मंत्री हो या गृह मंत्री हो, और साथ में नेता विपक्ष हो। 2 लोग, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या कानून मंत्री, ये एक साथ हो गए तो अकेले राहुल गांधी क्या कर लेंगे। इसलिए इस बात को समझना होगा, और ये बात राहुल गांधी ने भी उठाई थी अभी जब भाषण दे रहे थे वो इसमें संसद में। लेकिन उसके अलावा इधर चुनाव की प्रक्रिया और इसमें ईवीएम का मामला, ईवीएम घोटाला और साथ में वोटर लिस्ट घोटाला, ये दोनों पैरेलली है। अब इसको बीजेपी के सामने कितनी चुनौती, क्योंकि बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बीजेपी बार बार आ जाती है जब भी ईवीएम की बात आती है, जब भी किसी वोटर लिस्ट की बात आती है, चुनाव में धांधली की बात आती है। चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के जो नेता हैं वो आके खड़े हो जाते हैं, वो भाषण देने लगते हैं। तो ये इसके सामने कितनी मजबूती के साथ राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता खड़े होते हैं, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश बड़ा अजीब ढंग से दे रहा है। इस केस को आप लोगों को याद होगा, आप हमारे पांचों साथी, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग डीवी लाइव के जरिए इस केस को बार बार अपने दर्शकों तक, साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लाइव दिखाते रहे। प्रशांत जी, आपको भी याद होगा, अमलिंदु जी, खासकर आप दोनों को, क्योंकि हम लोगों ने इस केस को पूरा लाइव किया है। एक एक बारीकी को, जितनी चीजें वहां, दलीलें जिस ढंग से पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, यही उस समय सीजेआई नहीं थे, ये बेंच के जस्टिस संजीव खन्ना उस समय होते थे, चीफ जस्टिस नहीं होते थे, और दीपांकर दत्ता, यही दोनों उस समय भी लोकसभा चुनाव से पहले इस केस को देख रहे थे। उस समय आपने आदेश क्या दिया, आज क्या दे रहे हैं? आखिर कोई एक ठीक ठाक आदेश जिसमें इतना हो कि ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, नहीं हो सकती, वैसा आदेश क्यों नहीं आता? हालांकि अभी अगली सुनवाई बाकी है, लेकिन बहुत ही गोल मटोल यहाँ पर एक सेफ जोन दिखाई देता है। पिछले 10 साल से ईवीएम स्कैम होता है।